हाय एवरीवन। कई बच्चों ने मुझसे कहा था कि मेंस में आंसर राइटिंग जो इस साल मेंस हुआ है उसमें भी कई लोगों को तकलीफें आई है और आने वाले समय में जब आप तैयारी अगले साल के लिए कर रहे होंगे तो आंसर राइटिंग में कई लोगों को दिक्कत आ रही है और आंसर राइटिंग के लिए कोई प्रॉपर गाइडेंस के न होने के कारण बच्चे कई बार आंसर राइटिंग टीचर को दिखाते हैं और वह भी नर्वस हो जाते हैं कि हर बार एक ही कमेंट्स आता है कि और इम्प्रूव कराओ, बेस्ट कब होगा। तो आइए उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ इसी साल के सवालों का आइडिया भी दे रहा हूं और गौर करना यह है कि आंसर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। आंसर फॉर्मेटिंग में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कई बच्चों के, जो कई बार मेरे पास जो बातें बताई जाती है कि सर सवाल का आंसर छोटा नहीं हो पाता, तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी हो कि सवाल का आंसर छोटा कैसे हो। और दूसरा, जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, छोटा नहीं कर पा रहे सवालों को, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे एक संक्षिप्त में। पर पहले मैं आपको इस साल के कुछ सवालों के बेसिस पर बता दूं कि आंसर कैसे होने चाहिए थे, फिर मैं कुछ छोटी छोटी बातों में इस पूरे वीडियो को कंप्लीट करके दूंगा। ये कंप्लीटली यूपीएससी के और पीसीएस का मेंस जो लोग लिखना चाहते हैं उन लोगों को डेडिकेट करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो केवल और केवल मेंस पर फोकस करेगा, बाकी की चर्चा इसमें कुछ भी नहीं होगी। जैसे इस साल एक सवाल आया था कि सिक्किम भारत में प्रथम जैविक राज्य, जैविक राज्य के पारिस्थितिकी एवं आर्थिक लाभ क्या क्या होते हैं। सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया, व्हाट आर द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट। जो लोग पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो पहले मेरी बातों पर ध्यान दे, अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी बात ना घुसेड़ दिया करो। जैसे तुम लोगों की कहा जो पता है वही लिख दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा प्रश्न है सिक्किम भारत में प्रथम जैविक राज्य है, सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। तो अब आप यहां पर सिक्किम के बारे में पहले लिख देंगे कि सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने कार्बनिक या ऑर्गेनिक कृषि को मान्यता दी, ऑर्गेनिक कृषि का प्रचार प्रसार किया और ऑर्गेनिक कृषि को पूरे राज्य में लागू करवाया। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि होती है जिसमें न्यूनतम रसायनों का उपयोग, पेस्टिसाइड्स का उपयोग या किसी भी अन्य कारक का उपयोग जो आधुनिक कृषि के मुख्य औजार के रूप में माना जाता है नहीं किया जाता। वास्तव में यह एक परंपरागत कृषि की प्रणाली होती है जिसमें न्यूनतम संसाधन या न्यूनतम पेस्टिसाइड या न्यूनतम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। और अगर फर्टिलाइजर भी उपयोग करेंगे तो वह मुख्य रूप से ऑर्गेनिक प्रकार के होते हैं, जैसे केचुए से बनने वाला, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में किसी बैक्टीरिया का छिड़काव कर देना। इस प्रकार की चीजों का जब हम उपयोग करते हैं तो ऐसी कृषि कार्बनिक कृषि कहलाती है। 10 नंबर का प्रश्न है ये, ज्यादा से ज्यादा 25 शब्दों में हम इसकी परिभाषा में इसे खत्म कर देंगे। फिर मेन प्रश्न है जहां पर आपके लगभग 125 शब्द आनी चाहिए, 150 शब्दों में लिखना है, जैविक राज्य के पारिस्थितिकी एवं आर्थिक लाभ क्या क्या होते। पहले तो मैं इन दोनों शब्दों को अलग अलग कर दूं। इकोलॉजिकल बेनिफिट मतलब प्रकृति को बेनिफिट क्या हुआ, पर्यावरण को क्या लाभ होगा, पारिस्थितिकी को क्या बेनिफिट होंगे, वो लाभ लिखेंगे हम, और फिर आर्थिक लाभ लिखेंगे। तो पहले पारिस्थितिकी के लाभ आप लिख दीजिए लगभग 60-70 शब्दों में, और फिर 60-70 शब्दों में आर्थिक लाभ। जैसे पारिस्थितिकी लाभ का मतलब, सबसे पहला, अगर हम फर्टिलाइजर का उपयोग, रासायनिक फर्टिलाइजर उपयोग नहीं करेंगे तो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण न्यूनतम नहीं के बराबर। अगर हम पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते हैं या हम किसी प्रकार के बीटी या जितने भी अनुवांशिक रूपांतरित फसलें उनका उपयोग नहीं करते हैं तो अन्य फसलों पर इनके दुष्प्रभाव और जीवों पर दुष्प्रभाव की समस्या न्यूनतम। अगर हम परंपरागत कृषि प्रणाली में इस कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र पर जो दबाव है वह दबाव भी कम हो जाता है। कैसे? क्योंकि इस पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव तब बढ़ रहे थे जब आपका उत्पादन निरंतर कम हो रहा होता है, जबकि इसमें उत्पादन निरंतर बढ़ता है तो पारिस्थितिकी जो दबाव है वो भी कम होगा। चौथा, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कृषि की, कार्बनिक कृषि की, तो इस कार्बनिक कृषि के मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बढ़िया और सकारात्मक प्रभाव है, जीवों पर सकारात्मक प्रभाव है। वहां जो जरूरत आवश्यक कीट होते हैं उन कीटों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव है। पारिस्थितिकी रूप में यह जैव विविधता को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देगी।
यह एक स्टेबल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है, ऐसा स्टेबल पारिस्थितिकी तंत्र जो बहुत ही ज्यादा स्थिर और बिना अन्य चीजों को प्रभावित किए अपने आप को कांस्टेंट और स्टेबल रखने वाला पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है। क्योंकि आप जितने ज्यादा डाइवर्सिटी यहां देखेंगे, जितनी चीजें यहां देखेंगे, वह अन्य चीजों को न्यूनतम प्रभावित करती हैं। अगर हम बात करें सिंपल सी, तो पारिस्थितिकी लाभ की अगर हम बात करें तो यह पारिस्थितिकी लाभ आप लिख देते। वहीं पर अगर हम बात करें तो अब आर्थिक लाभों की हम चर्चा कर रहे हैं। आर्थिक लाभों की अगर हम बात करेंगे तो इन आर्थिक लाभ का मतलब बेनिफिट इकोनॉमिकल सोचने। अब हमें आर्थिक लाभ में पहला, अगर न्यूनतम पेस्टिसाइड का उपयोग करोगे तो किसान का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। अगर उसका इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो उसका जो लाभ है, आर्थिक लाभ, वह बढ़ जाएगा। सिंपली अगर हम बात करें तो दूसरा, जब वह किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है तो हो सकता है पहली बार उत्पादन कम होगा, लेकिन निरंतर इसमें उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि बहुत बेहतर होती है। 3 से 4 वर्षों के दरमियान ऑर्गेनिक कृषि का जो प्रोडक्शन है वह हमारे नॉर्मल कृषि को क्रॉस कर जाता है, इसलिए आर्थिक दक्षता बहुत बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण मृदा की गुणवत्ता और मृदा के अंदर के सारे तत्व बेहतर बने रहते हैं, इसलिए फसल चक्रीकरण और ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके उत्पादन को और तीव्रता से बढ़ा देते हैं। पर आर्थिक लाभ में इसमें अब कई सारे आर्थिक लाभ हम जोड़ सकते हैं, जैसे मानव संसाधन। मानव संसाधन को इस ऑर्गेनिक कृषि से मिलने वाले जो उत्पाद होंगे, स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीडीपी सीधा इंक्रीज होगा, क्योंकि इसी के कारण जीडीपी बढ़ाया जा सकता है। अगर समस्त मानव संसाधन हेल्दी, कुपोषण से ग्रसित नहीं होगा, तो ऑर्गेनिक कृषि में वो काबिलियत है कि वो कुपोषण की समस्या को दूर कर सकती है, पोषण के स्तर को बेहतर कर सकती है और स्वास्थ्य की वर्तमान गंभीर समस्याओं से लड़ सकती है। इसमें और बड़ा बेनिफिट ये होगा कि निरंतर जब कृषि में पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का निवेश नहीं होगा, तो कृषि में नए और परंपरागत कृषि साधनों में जो आवश्यकता निवेश की होती है वह कृषक कर पाएगा, तो इसके भविष्य में और ज्यादा उत्पादन की संभावनाएं बढ़ती चली जाएगी, मतलब भविष्य भी इससे सुरक्षित हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम देखेंगे कि आर्थिक लाभ में किसानों पर जो लगातार कर्ज की बातें चलती है वह भी न्यूनतम हो जाएगा। 60-70 शब्दों में आर्थिक लाभ दिखे, फिर पारिस्थितिकी लाभ। पहले पारिस्थितिकी, और सीक्वेंस देखना, जैसा प्रश्न का सीक्वेंस है मैं उसी सीक्वेंस में, और इतना सोचना पड़ेगा आपको। एग्जाम हॉल में मैं मानता हूं कि बहुत तनाव होता है, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा। पहले प्रथम जैविक राज्य को समझा दिया, सिक्किम की बात बता दी पहले, फिर पारिस्थितिकी लाभ बता दिए, आर्थिक लाभ बता दिए। निष्कर्ष के रूप में लिख दे कि भविष्य में यदि एक धारणीय विकास कृषि क्षेत्र में आवश्यक हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे पास एक ऐसा विकल्प है जो हमारे भविष्य में ही नहीं, वर्तमान ही नहीं, भविष्य की कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने की ताकत रखता है। यह पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ये 250 शब्द का है। भारत में नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जा रहे सिद्धांत इसके पूर्व की योजना आयोग द्वारा अनुसरित सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न हैं? हाउ आर द प्रिंसिपल फॉलोड बाय नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोड बाय अर्वाइज प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? मतलब डिफरेंस पर सवाल है, लेकिन आप शब्दों पर गौर करना, सिद्धांतों की बात है ये। यहां पर अब तुम्हारा व्यू थोड़ा दोनों पर बहुत अच्छा विस्तृत नॉलेज वाला होना चाहिए, पर मैं इसमें अब कोई इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं सीधा आ जाऊंगा प्रश्न के टारगेट पर, क्योंकि इस बार ये जो प्रश्न पूछा है बिल्कुल सिंगल प्रश्न है, बाकी कुछ भी नहीं है। अंतर बताना है हमें 250 शब्दों में। अब एक एक अंतर को हम यहां एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। जैसे पहला, थिंक टैंक। नीति आयोग जहां पर मुख्य रूप से केवल पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी में हमें सलाहकार की भूमिका निभाएगा, वहीं पर योजना आयोग सलाहकार की भूमिका के साथ साथ आर्थिक रूप या कितना राज्यों को पैसा देना है, कितना आर्थिक रुपया किस राज्य को योजना के रूप में दिया जाएगा, इसका निर्धारण भी करता था। तो
तो नीति आयोग एक आर्थिक सलाहकार है। योजना आयोग आर्थिक सलाहकार के साथ साथ आर्थिक तय करने वाला व्यक्ति भी था कि किस राज्य को कितना पैसा देना है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। तो नीति आयोग आर्थिक सलाहकार का सिद्धांत पर काम करता है, जबकि योजना आयोग उस सलाहकार से आगे रुपए कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उस पर भी तय करवाता था सारे बातों को। दूसरा, अगर हम बात करें तो जो नीति आयोग है वो संघवाद को मानता है। संघवाद मतलब फेडरलिज्म को, क्योंकि नीति आयोग में आपके सभी बातों का फीडबैक भी लिया जाता है, राज्यों से बातचीत की जाती है और राज्यों के द्वारा बताई गई रूपरेखा के अकॉर्डिंग उनकी जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी फॉर्मेशन करेगा। जबकि योजना आयोग में सेंट्रल का ज्यादा दबदबा था, सेंट्रल के लोग ज्यादा थे, राज्य उस समय भी सिफारिशें करते थे, लेकिन सेंटर अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बनवाता था। यह बात ऐसी होती थी कि एक ही नंबर का जूता और उसमें लिख दिया भाई किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे पहन सकता है, पर नीति आयोग ने कहा नहीं, हर व्यक्ति के साइज अलग अलग है, वैसे ही हर राज्य की डिमांड अलग है, हर राज्य के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई जाएगी और हर राज्य को अलग अलग पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया फेडरलिज्म का, हर राज्य का अब अपना इंपॉर्टेंस बढ़ गया। योजना आयोग कभी फीडबैक पर ध्यान नहीं देता था कि लोगों का फीडबैक क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का फीडबैक क्या है, इस पॉलिसी को मेकर्स क्या कहते हैं और इसको अप्लाइड करने वाले लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है। पर वही नीति आयोग इस बात पर गौर करेगा कि फीडबैक क्या रहा है, क्या उस पॉलिसी ने चेंज किए हैं, उस पॉलिसी का इफेक्ट कितना रहा है, उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन में जिस तरीके से एक प्राइवेट संस्था काम करती है, वैसे ही नीति आयोग अपनी एफिशिएंसी को बेहतर करेगी। ये लाल फीताशाही वाला कार्य यहां नहीं होगा। चौथा बड़ा डिफरेंस हम इसमें बहुत एलोबरेट कर सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे कि नीति आयोग में जितनी भी कार्रवाई होगी उन सभी में हर व्यक्ति, निचले से लेकर ऊपरी हर व्यक्ति का ध्यान रखा जाएगा। खास करके एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन पर ज्यादा से ज्यादा वर्क होगा। आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में इस जो सरकार, मोदी सरकार जो थी, उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम एमएसएमई पर लाए हैं, एग्रीकल्चर पर लाए हैं। स्किल डेवलपमेंट इसमें बड़ा टारगेट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड इसमें बड़ा टारगेट है। जबकि योजना आयोग गरीबी हटाओ पर काम करते थे, स्किल डेवलपमेंट बहुत रेयरली होता था, वहां पर पोषण नहीं, खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण होती थी, यहां पोषण महत्वपूर्ण होते हैं। यहां पर नीति आयोग स्किल डेवलपमेंट जैसे सिद्धांत पर काम करने वाला है, डेमोग्राफिक डिविडेंड पर काम करेगा, एमएसएमई पर काम करेगा और कोशिश करेगा हर सेक्टर को पकड़ा जाए, किसी एक सेक्टर को ना पकड़े। जैसे कि योजना आयोग ने पहले इंडस्ट्री को देखा, फिर सर्विस सेक्टर पर देखा, फिर एग्रीकल्चर। इन्होंने कहा नहीं, एक साथ सभी सेक्टरों पर हमें वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर डेवलपमेंट को बेहतर किया जा सकता है। बहुत सरल तरीके में अगर मैं बताऊं तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस उपयोग करिए तो इस साल के प्रश्नों के उत्तर, मुझे लगता है थोड़ा सा भी आइडिया अगर स्टूडेंट को है, बहुत ही सरलता से उत्तर लिखेगा। बस 2-3 बातों पर सावधानी। पहला, प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर दीजिए, नहीं पता है जितना पता है उतना ही दे दीजिए। दूसरा, सीक्वेंस प्रश्न पर गौर करिए, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पहले इकोलॉजिकल फिर इकोनॉमिकल। आगे पीछे लिखते हो तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये हैबिट में ना आ जाए। एक हाथ बार लिखा चलता है। अभी जैसे प्रश्न बिल्कुल बेसिक दिखाए मैंने जो इसी साल के थे, अगर हम इसमें और सवालों को देखेंगे तो कई सवालों में 2-2, 3-3 सवाल है। अब जो तीसरा सवाल है उसे पहले लिख दोगे तो फिर गलत कर रहे हो, जो पहले पूछा उसे पहले बताना है। अगर अब इसमें जो बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को आती है कि बड़ा आंसर छोटा नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन इसमें होता है, अगर आपसे बड़ा आंसर छोटा नहीं हो पा रहा है तो उस सवाल में जो सबसे बेस्ट थिंग है, जो तुम्हें लगता है कि मैं इसे बीच में लिखूंगा, बहुत बढ़िया मटेरियल है ये, उसे शुरुआत में लिख दो। जब तुम बेस्ट शुरुआत में दे दोगे तो तुम्हारे पास सवाल को एक्सप्लेन या बड़ा करने का कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। अब तुम्हें छोटा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बेस्ट था वो लिख चुके हो, बचा हुआ थोड़ा बहुत लिख दोगे, खत्म हो जाएगा सवाल। सवालों को छोटा करने का तरीका होता है उस सवाल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सीधा शुरुआत में अटैक करो।
जो कई बच्चों को ड्रॉबैक आता है आंसर राइटिंग में कि वो सवाल नहीं समझ पाते, तो मैं उन लोगों को सजेशन देता हूं कि वे लोग सवाल को 2 बार 3 बार पढ़े। सवाल पढ़े, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग आंसर राइटिंग में जल्दबाजी कर रहे हो। नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जा रहे सिद्धांत और इसके पूर्व अनुसरण किए जा रहे सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है, मतलब डिफरेंस पर ही बात करिएगा, केवल समानताओं पर चर्चा नहीं करनी है हमें। डिफरेंस की वर्ड है और की सेंटेंस है नीति आयोग द्वारा अनुसरित सिद्धांत और योजना आयोग द्वारा अनुसरित सिद्धांत, ये की सेंटेंस है। यहां पर क्या क्या होते हैं, आर्थिक लाभ क्या क्या होते हैं, कीवर्ड हैं, और जैविक राज्य के पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभ की सेंटेंस है। बहुत सामान्य अगर मैं कहूं तो मेंस राइटिंग बहुत सरल होगी, बशर्ते आप अपने कंटेंट को मजबूत करिए, याद करिए, चीजों को बार बार पढ़िए नहीं, याद करिए, और हर एक शब्द के बारे में 4 या 5 शब्द रटे हो। जैसे ऑर्गेनिक स्टेट, ऑर्गेनिक स्टेट में 2 शब्द, 2 लाइनें 3 लाइनें रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए बिल्कुल। पढ़ने वाले लोग नहीं सेलेक्ट होने वाले, हर शब्द पर। नीति आयोग पर 5 बातें याद होती, योजना आयोग पर 5 बातें याद होती, मुझे लगता है आप आसानी से डिफरेंस निकाल लेते उनमें से। फिक्स करिए हर एक के 5-5, 6-6 पॉइंट, बहुत सरलता से। पढ़ने के लिए 1.5-2 पेज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, पर याद करने में उसमें से 6 पॉइंट याद रखने हैं जो याद कभी भी आ सके, मेमोराइज करते आना चाहिए अब आप लोगों को। इसलिए अब यहां से जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो सवाल जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे। बड़ा अगर तुम्हें लग रहा है कंटेंट तुम्हारे ज्यादा है तो छोटा करने का मतलब मेन पॉइंट सीधा लिख दोगे और कोशिश करोगे सवाल के इर्द गिर्द रहो। कंटेंट नहीं है, सवाल छोटा लिख दो, नंबर अच्छे आएंगे। इधर उधर के कंटेंट को लिखकर बड़ा करने का प्रयास न करें। मैं फिर मिलूंगा आपको इसी टाइप में कुछ और मेंस के सवालों के आंसर फॉर्मेटिंग के लिए, पर अभी ये शुरुआती आइडिया है। आप लोग जो भी अभी 2019 के लिए टारगेट कर रहे हैं वे यहाँ से एक एक सवाल अब स्टार्ट करें और थोड़ा सा पीटी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पीटी बहुत बड़ा बैरियर है। पीटी को अब स्टार्टिंग शुरू कर दीजिए वापस। पीटी के लिए प्रतिदिन 3 से 4 घंटे निकालिए और मेंस के लिए 2 से 3 घंटे एक आंसर फॉर्मेटिंग की आदत डाल दीजिए। हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे की बात।